स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रणॉय कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं सीमा और आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। किसी भी अकाउंटिंग में ये मेन फंक्शन है कि सबसे पहले डिटरमाइन करना कि कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है और कितना लॉस इनकर किया है। सो इसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं दो मेथड ऑफ अकाउंटिंग से, दैट इज पहला है उसमें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड दूसरा है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजैक्टेड, वेदर रिसीव्ड और पेड एंड नॉट व्हेन इट बिकम्स ड्यू। तो ये वो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शंस को, जब एग्जैक्टली कैश या तो रिसीव हो रहा है या फिर हम कैश पर से कोई पेमेंट कर रहे हैं, ना कि जब वो ड्यू होते हैं। मतलब ड्यू डेट्स पे बिल्कुल भी इसको कंसीडर नहीं किया जाता है, ना ही रिकॉर्ड किया जाता है। अगर कैश आ रही है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, कैश अगर मैं कोई एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट कर रही हूँ तो ही हम इसको रिकॉग्नाइज करके रिकॉर्ड किया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहला है ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2014 पेड इन जनवरी 2015, इट वुड बी रिकॉर्डेड इन जनवरी ओनली। अब मान लीजिए कि ड्यू हो रहा था एक ऑफिस रेंट दिसंबर में उसका ड्यू डेट था, पेमेंट तभी करना था, बट पेमेंट हो रहा है जनवरी 2015 में। बट क्योंकि ये ड्यू डेट्स को बिल्कुल इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे जनवरी में, क्योंकि मैं पेमेंट कर रही हूँ इसका एग्जैक्टली जनवरी। नाउ सेकंड पॉइंट इज सेल इन जनवरी 2015 will be recorded in April 2015 if payment is received in January 2015। मान लीजिए अब मेरा सेल हो रहा है जनवरी में, ठीक है, पर उस सेल का पैसा मुझे अप्रैल में मिलेगा, तो मैं ये जो एग्जैक्टली मेरे सेल्स है इसको मैं रिकॉर्ड करके बताऊंगी अप्रैल में, ना कि जनवरी में, क्योंकि अप्रैल में ही मुझे मेरे सेल का पैसा मिलने वाला है। सो हमने इसमें जाना रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है तभी जब एग्जैक्टली हमें कैश रिसीव हो रहा है। वैसे ही एक्सपेंसेस को भी हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब उसका एग्जैक्टली हम पेमेंट करेंगे। एंड टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंसेस का ही तो डिफरेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसा एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट होना बाकी है, या प्रीपेड एक्सपेंसेस, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या फिर ऐसा इनकम जो होने वाला है जिसका पैसा मुझे इन फ्यूचर में मिलने वाला है। अक्रूड इनकम इसे बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाता है। ओनली एग्जैक्टली अगर मुझे कैश मिला या पेमेंट किया है तो ही इसको इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये मेजॉरिटी ये कहाँ फॉलो होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए, मेरे स्कूल्स हो गए, क्लब्स हो गए। अब इसके कुछ हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। It is a simple basis of accounting as adjustments for outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income are not considered। ये एक बहुत ही सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसलिए बन गया है, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट्स इन चारों से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, फिर वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, प्रीपेड हो, अक्रूड इनकम हो या इनकम रिसीव इन एडवांस हो, इनको बिल्कुल भी इनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट्स नहीं किया जाता है। बस कैश आ गई, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। इफ एनी हाउ कैश किसी चीज के लिए मेरा पेमेंट हो रहा है तभी इसको रिकॉर्ड किया जाता है। इनसे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट्स हम नहीं करेंगे। सो सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेस वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर ऑन कैश बेसिस। उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मोस्ट सुटेबल होते हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ट्रांजैक्शंस कैश बेसिस पे हो रहे हैं। सो दिस अप्रोच इज वेरी ऑब्जेक्टिव बन गया है, क्योंकि इसमें बहुत फ्यू एस्टिमेट्स ही निकाले जाते हैं, बहुत फ्यू जजमेंट पे ही काम बन जाता है। क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनका भी हमारे इनकम एंड एक्सपेंसेस के ऊपर असर होता है। हम कई बार उसे लेस करेंगे या माइनस करेंगे, एक एडजस्टमेंट के तौर पे उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इसमें वो सारी कोई भी चीजें फॉलो नहीं होती है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या इफेक्ट होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का या अक्रूड इनकम का, ये सब हम लोग आगे के मैं वीडियो लेसन्स में इनको कवर करूंगी कि इनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स को हमें करना कैसा है। अब हम देखेंगे कुछ इसके डिसएडवांटेजेस। उसमें सबसे पहला पॉइंट है, इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। ये एक करेक्ट व्यू या करेक्ट पिक्चर फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिट एंड लॉस का हमारे सामने पेश नहीं करता है। सेकेंड, इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही इग्नोर करता है। इसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट में हमने देखा है कि जो भी रेवेन्यू अर्न
किया हमने किसी अकाउंटिंग ईयर में और उसी ईयर में वो रिसीव हो या नहीं हो, या वो सारे कॉस्ट जो हमने इंकर किए हैं किसी स्पेसिफिक पीरियड में, भले ही उसका हमने पेमेंट किया हो या नहीं हो, उसे हमें रिकॉर्ड करना ही है। और दूसरी बात कि ये दोनों चीजें जो हमारा रेवेन्यू है या जो भी हमारा कॉस्ट है, ये दोनों एक ही पीरियड से रिलेट होना चाहिए, तभी तो हम इन्हें सही तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में शो करके हम प्रॉफिट एंड लॉस को असरटेन कर पाएंगे। तो यह तो पूरी तरीके से इसमें फॉलो नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। ये दोनों में बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं करता है, दोनों को एक जैसा इसमें ट्रीट किया जाता है। रेवेन्यू आइटम्स मतलब जिससे मिलने वाला बेनिफिट जो कि विद इन वन अकाउंटिंग ईयर में वो एग्जॉस्ट हो जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गए, रेंट हो गया, सैलरीज हो गए। सो और कैपिटल आइटम्स जैसे कि अगर मशीनरी खरीदा है या फर्नीचर खरीदा है या कंप्यूटर्स खरीदा है, सो ये दोनों के लिए इसमें एक जैसा ही ट्रीटमेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो इन दिस सिस्टम ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन एंटर्ड वेदर कैश इज रिसीव्ड और पेड और नॉट। इस सिस्टम में ट्रांजैक्शंस को हम तभी रिकॉर्ड कर लेंगे जैसे कि हम कोई ट्रांजैक्शन में हम कोई एंटर करते हैं, जब ट्रांजैक्शन वाकई में कोई हो रहा हो, लेकिन उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हमें कैश रिसीव है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वाकई में हम कोई कैश पेमेंट कर रहे हैं या ड्यू रखा है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस तभी हम इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे जब वाकई में कोई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या हम कोई ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हैं। सो इसमें हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसे। So credit sale is recognized as sale whether amount received or not. इसका मतलब क्रेडिट सेल को भी हम सेल के रूप में ट्रीट करेंगे, भले ही हमें बायर उसका पैसा 2 महीने बाद दे या 3 महीने बाद दे, लेकिन जिस तारीख में हमने उसे सेल किया है उसी तारीख में ही हम उसको एज अ सेल करके हम शो करेंगे। सेम एज मान लीजिए मार्च महीने का कोई रेंट ड्यू है, तो मैं उसे मार्च महीने में उस रेंट को एज एन एक्सपेंस करके शो करूंगी। इवन इफ आई पे द अमाउंट लेटर ऑन और मे बी से इन द मंथ ऑफ अप्रैल और जून। इट फॉलोज 2 अकाउंटिंग बेसिक प्रिंसिपल्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल एंड मैचिंग प्रिंसिपल। इसमें दोनों भी प्रिंसिपल्स ये फॉलो होते हैं। अगर आपको सारे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिटेल में जानना है तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, उसे आप जरूर देखिएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स वो वीडियो देख के पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि रेवेन्यू को हम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब उसे रिसीव करने का हमें एक अधिकार मिल जाए, एक लीगल राइट जैसे मिल जाए। इसका मतलब क्रेडिट सेल ही मेरे रेवेन्यू रिकॉग्निशन में आ जाएंगे। मान लीजिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च मैंने कोई क्रेडिट सेल किया है, लेकिन मैं उसको एज अ क्रेडिट सेल या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगी इन द मंथ ऑफ मार्च ओनली। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अगर बायर इसका पैसा अगेन मुझे बाद में कभी भी दे दे, लेकिन मैं इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इन द मंथ ऑफ मार्च ही करूंगी क्योंकि मेरा सेल मार्च महीने में हुआ है। ठीक है, तो ये है, इसमें है एक मैचिंग प्रिंसिपल, जो कि पिछले वाले में मैचिंग प्रिंसिपल कहीं भी फॉलो नहीं होता था, बट इसमें मैचिंग प्रिंसिपल के साथ साथ रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल फॉलो होगा। सो इन दिस आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ऑल आर एडजस्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड। हमने पिछले वाले में देखा था कैश बेसिस में, उसमें ये कहीं भी फॉलो या इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टेड एंट्रीज नहीं होती थी, लेकिन इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए या बैलेंस शीट बनाने के लिए इनसे जुड़े हुए एडजस्टमेंट्स जो कि नेसेसरी है और प्रॉफिट एंड लॉस को सही तरीके से असरटेन करने के लिए इनका एडजस्टमेंट करना बेहद जरूरी होता है। सो इसके भी हम अभी कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इट इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जैसा इतना सिंपल तो ये होता नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारे एडजस्टमेंट्स करने हमें पड़ते हैं। सेकेंड पॉइंट इज a quick appraisal of the profit and loss is not possible because many adjustments are required to ascertain the true financial position of the business. बहुत क्विक तरीके से मैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बना लूं, ऐसे चीजें इसमें बहुत जल्दी पॉसिबल होती नहीं है, क्योंकि काफी सारे एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती है ताकि हमें ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को
डिटरमाइन कर सके बिजनेस के। आई होप आज का ये टॉपिक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको अच्छे से समझा होगा। आने वाले मेरे वीडियोस जरूर देखिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आऊं और आपके सारे डाउट्स एंड कॉन्सेप्ट्स में अच्छे तरीके से मैं आपको क्लियर करके अच्छे से समझा पाऊं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।